एनालिसिस। हम इस टॉपिक में क्या सीखेंगे ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एग्जैक्टली ये सीखेंगे कि यार बेस्ड ऑन क्वांटिटी और या हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए या हमें कितना सेल करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट। एक टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितना सेल हमें करना चाहिए या कितना क्वांटिटी हमें जो है वो सेल करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे इस पे। we would learn that how many number of units to be sold or what should be the level of sales in order to achieve break-even position, in order to achieve a specific target profit. A specific target profit ko we would learn that how many number of units to be sold or what should be the level of sale in order to achieve a specific target profit. ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है अगेन दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी, इसके साथ आप QTY लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सेल्स, इसके साथ अमाउंट आप लिखेंगे। एग्जैक्टली सेम इज ट्रू फॉर हियर, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे QTY विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस TP डिवाइड बाय यूनिट CM या TP स्टैंड फॉर टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, और या इक्वल टू ये लिख दें, आप ऐसे लिख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय P माइनस V। ठीक हो गया जी। एक तरीका ये है लिखने का, where TP स्टैंड फॉर टारगेट प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है अगेन फॉर्मूला मेथड। सेकेंड मेथड दैट इज इक्वेशन मेथड। इसी को अगर मैं रीशफल करके लिख दूं ना तो मैं ऐसे लिखूंगा कि टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू QTY मल्टीप्लाई बाय यूनिट CM माइनस फिक्स कॉस्ट। या ऐसे लिख सकता हूँ टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू QTY मल्टीप्लाई बाय P माइनस V माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो पहला मेथड हो जाएगा दैट इज फॉर्मूला एंड द सेकंड मेथड वुड बी बेस्ड ऑन, तो आपको जितना टारगेट प्रॉफिट चाहिए होता है उस हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? एम आई क्लियर? जी सर। अच्छा, बाकी सब बच्चों को भी क्लियर है बेटा? यहाँ पे सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, उस पूरे इक्वेशन में सिर्फ हम TP को ऐड कर रहे हैं बस, टारगेट प्रॉफिट को, बाकी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है। सेम इज ट्रू फॉर द सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CM रेशियो। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CM डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, अगेन एक सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। CM रेशियो इज इक्वल टू CM डिवाइड बाय सेल्स। दूसरा तरीका क्या है, CM रेशियो एज पर यूनिट दैट इज इक्वल टू CM रेशियो per unit is equal to CM
पर, बल्कि ऐसे मैं लिख दूं P माइनस वी डिवाइड बाय P। ठीक है, एक तरीका ये है। अगर मैं इसी को रीशफल कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन, ये फॉर्मूला मेथड कहलाएगा, इट विल बी नोन एज फॉर्मूला मेथड। और इसी को मैं रीशफल करके इक्वेशन मेथड भी लिख सकता हूँ। वो कैसे आएगा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट, बल्कि मैं इसको अगर सम अप कर दूं तो ऐसे आएगा, टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू सीएम रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर? तो आपके पास दो मेथड्स आ गए, एक इक्वेशन बेस्ड मेथड एंड द सेकंड वन इज फॉर्मूला बेस्ड मेथड। क्लियर हो गई मेरी बात? इज इट क्लियर? जी सर। ओके, तो अपने साथ ये काइंडली नोट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट आर का नाम मैं दे रहा हूं। ठीक है, वो आपसे पहले ये कह रही है कि हमें ये कैलकुलेट करके बताएं और फिर हमें ये बताएं कि क्या ये जो ब्रेक इवन आपने कैलकुलेट किया है, जब आप इसी ब्रेक इवन को सेग्रीगेट करते हैं दो हिस्सों में, तो क्या ये जीरो प्रॉफिट शो कर रहा है या नहीं कर रहा? समझ आ रही बात की? Verify the overall break-even point for the company by constructing a contribution income statement showing the appropriate level of sales for two products. Two product का appropriate level of sale क्या होगा, ये जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपके पास ब्रेक इवन की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 10 रुपीज। अब ये डिटरमिनेट करना कि कितना सेल्स, मैं इसको कितना सेल जो है वो आर का पी का होना चाहिए और कितना सेल आर का होना चाहिए, तो वो किस बेस पे डिटरमिनेट होगा? वो इस बेस पे डिटरमिनेट होगा कि टोटल जो सेल है दैट इज 1,50,000 कंपनी का टोटल सेल है। इस टोटल सेल में आर का कितना हिस्सा है, सॉरी सबसे पहले है पी, पी का हिस्सा बनता है 1 लाख। मैं इसको जरा मिटा के ना यहाँ और क्लियर लिख देता हूं। देखिए, अगर आप चाहते हो जी कि सेल्स ब्रेक इवन आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज 100 रुपीज, 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये फाइंड करना चाहते हो यार 10 रुपीज में पी का कितना हिस्सा बनता है, मतलब आप पी के लिए सेल्स की वैल्यू क्या लिखोगे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर पी, प्रोडक्ट पी। तो आप ये डिटरमिनेट करोगे कि पहले टोटल सेल में से इसका कितना हिस्सा बनता है, जैसे कि इसने टोटल कंपनी का सेल 1,50,000 है और उसमें 1 लाख का जो अमाउंट है दैट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट पी एज अ सेल, तो इसका जो हिस्सा बनेगा वो आप यहां लिख दोगे। दूसरा, आप आर के लिए भी तो सेल डिफाइन करोगे ना, जब आप अलग अलग कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट बना रहे हो, तो वो क्या करोगे, उसमें भी ये डिटरमिन करोगे कि यार पिछला जो एक्चुअल सेल हुआ है उस सेल में से इसका कितना हिस्सा बनता है। तो मेरे ख्याल से ये 67% बन रहा है, तो बाकी कितना बच गया, 33%, ये इसका रह गया 33%। अब आप क्या करोगे, आप उस ब्रेक इवन सेल को, मिसाल के तौर पर आप आर के लिए सेल्स की वैल्यू लिखोगे, तो आप क्या करोगे, अब ब्रेक इवन सेल फॉर आर, फॉर पी पहले वो आ जाएगा 10 इंटू 0.67, तो वैल्यू आ जाएगी 6.7 मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये मैं अंडर लिख दिया लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में। दूसरा, जब आप ब्रेक इवन सेल फाइंड करोगे, ये इसमें सबसे टेक्निकल पॉइंट है, ये समझाना इसलिए आप लोगों को जरूरी है। फॉर और तो आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333, तो ये बन जाएगा 3.33, तो ये 3.33 प्लस 6.7 दैट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल ब्रेक इवन सेल
अलग सेल दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब मैं जब यहाँ सेल की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ मिसाल के तौर पर सबसे पहला आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल। मैं लिखूंगा जी यहाँ का जो ब्रेक इवन के मुताबिक इनका सेल बनता है दैट इज 6.7 और इनका जो सेल बनता है वो 3.33 है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? यस सर। जी सर। फिर आप वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का भी इसी तरह पोर्शन फाइंड करोगे उसके अलग अपने वाले में। मतलब जो पुराना मिसाल के तौर पर पी के पास वेरिएबल कॉस्ट है 25,000, इनके पास जो दैट इज 25,000, तो इसका मतलब ये है 25,000 1 लाख का कितना हिस्सा बन रहा है? 5वां हिस्सा सर। दैट इज 25,000, दैट इज छठा हिस्सा 20%। 20% ऐसे ही 25 या 20% है सर। 20% है ना। अच्छा, तो अब आप 6.7 का 20% लेंगे तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप जो आपके पास मिसाल के तौर पर इन्होंने 5,000 इनके पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसका आप प्रोपोर्शन लेके फिर आप यहाँ कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आप ये वैल्यू फाइंड करोगे, एक लाइन और ड्रॉ करोगे, वो टोटल कंपनी का लाइन होगा टोटल, जिसमें मिसाल के तौर पर टोटल सेल है 10 रुपीज। इसी तरह आप वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके यहाँ लिख दोगे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट यहाँ नहीं हो रहा, हाँ जो आप राइट कर रहे हैं अभी वो शो नहीं हो रहा। अब हो गया, हो रहा है सर, शो हो रहा है सर। समझ आ रही है? इसमें जो ठीक है टेक्निकल सर, पॉइंट अब आ है, रहा है। जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है वो ये है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में एक चीज याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट इसका भी नहीं आएगा, कोई फिक्स कॉस्ट इसका भी फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट टोटल में चला जाएगा और वो है 90,000। तो जब आप उससे ये माइनस कर लोगे तो आपके पास आंसर टेक्निकली 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ये टोटल 90,000 90,000 फिक्स कॉस्ट है, टोटल कंपनी पे आएगा, वो हर एक अलग ये गिवन होगा। हाँ, वो गिवन है ऑलरेडी। समझ आ गई बात की? Right. इस स्क्रीनशॉट ले लें या एक पिक्चर ले लें अपने साथ, ताकि मैं बल्कि पिक्चर लेके ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां कोई फिर परेशानी ना हो। समझ आ गई मेरी बात की? बेटा बात की समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, तो अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, शाबाश।